स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं टॉपिक लघु कथा। तो बेटा पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। फिर कहानी को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी परीक्षा में सहायता मिल सके। तो बेटा देखो, जो लघु कथा का हमारा टॉपिक है आज हम वो करते हैं लघु कथा। यानी कि लघु होता है छोटी और कथा मीन्स होता है कहानी। यानी कि ये हमारी एक जो हमारा कौशल है राइटिंग का, यानी कि जो हमारी लिखने का जो कौशल है उसको विकसित करने के लिए हमारी एक ये गद्य साहित्य की विधा होती है जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर डाली गई है। तो बेटा उस लेखन कौशल को विकसित करने के लिए आपको लघु कथा का टॉपिक दिया जाता है। ठीक है, तो लघु का तो आपको पता ही है छोटा होता है, छोटी कहानी आपको लिखनी होती है। ठीक है, फिर कहता है बेटा कि भाई आवश्यकता, कि भाई इसमें किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। फर्स्ट, उपदेश देने के लिए भी हो सकती है, चेतना जागृत करने के लिए भी हो सकती है, दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए भी कहानी लिखी जाती है, बड़ी और महत्वपूर्ण बात को कम शब्दों में प्रस्तुत करने के लिए भी हम कहानी का सहारा लेते हैं। ठीक है, यानी कि उपदेश देना, यानी कि बेटा किसी को अच्छी सीख देना उसके माध्यम से, उसके अंदर बेटा चेतना जागृत करना यानी कि मोटिवेशन देना, उसको प्रोत्साहित करना उस चीज़ के लिए, दृष्टांत प्रस्तुत करना यानी कि किसी के जीवन की कहानी प्रस्तुत करके मनुष्य को उसको अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना, और बड़ी और महत्वपूर्ण बात होती है वो भी हम कहानी के माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं। तो इसीलिए हमें लघु कथा की ज़रूरत होती है। लघु कथा के बेटा मूल तत्व हमारे क्या क्या होते हैं, यानी कि लघु कथा में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट, कथा वस्तु मतलब मीन्स उसकी बेटा एक प्रोसेस होता है, स्टोरी होती है, वो पात्र होते हैं उसके अंदर, यानी कि चित्रण होते हैं, कितने पात्रों की ज़रूरत होती है हमें जो अपनी अपनी बात को व्यक्त करते हैं। वातावरण होता है, वो कैसे वातावरण से संबंध रखने वाली है। संवाद होते हैं फिर उसके अंदर पात्रों के, यानी कि संवाद हमारा होता है बेटा द्वंद्व या बातचीत, पात्रों की आपस में बातचीत। फिर उसकी भाषा शैली होती है एक, यानी कि लिखने के लिए हम कैसी भाषा प्रयुक्त कर रहे हैं और वो किसी उद्देश्य से परिपूर्ण होती है। तो ये हमारे उस कहानी के मूल तत्व होते हैं जो उसमें समाहित होने चाहिए। उसके बाद कहता है बेटा कहानी लिखते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो बेटा फर्स्ट के भी जो संकेत हमारे दिए गए हैं कहानी के लिए हमें उसका विस्तार करना होता है, हमने उनको खोल के लिखना होता है, उनकी व्याख्या करनी होती है जो आपको संकेत बिंदु मिले हुए होते हैं, यानी कि उनकी डिटेल देनी होती है। फिर उनका एक शीर्षक यानी कि शीर्षक दिया जाता है, टाइटल, जैसे हमारा पाठ का नामकरण होता है तो ऐसे ही हमारा कहानी का भी शीर्षक होता है। उसके बाद है कहानी को भूतकाल में ही लिखा जाना चाहिए, यानी कि बीते हुए समय का हमें कहानी लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। फिर कहता कहानी बेटा कम शब्दों में छोटे और सरल वाक्यों में घटना का वर्णन उसके अंदर करना चाहिए। कहानी का वर्णन, घटना का वर्णन कहानी के शीर्षक के इर्द गिर्द ही रहना चाहिए, यानी कि जैसे हम कहानी को एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे उसको डिटेल से, तो बेटा हर वाक्य का जो हमारा संबंध है वो कहानी के शीर्षक से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ होना चाहिए। अनेक घटना और पात्रों के समावेश से बचना चाहिए, यानी कि हमें ना तो ज़्यादा उसके अंदर घटना उठानी है और ना ही ज़्यादा हमें पात्र लेने हैं उसके अंदर, चित्रणों का ज़्यादा उसके अंदर प्रयोग नहीं करना है, जितना हो उसके कम से कम पात्रों को हम कहानी के अंदर सम्मिलित करें। फिर कहता है बेटा कहानी रोचक होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उसको पढ़ते समय इंटरेस्ट आना चाहिए, घटनाओं का आपस में संबंध होना चाहिए, यानी कि जो हम घटना उसके अंदर
लिख रहे हैं वो आपस में उनके बीच में तालमेल होना चाहिए। अनावश्यक कथा विस्तार से बचना चाहिए, यानी कि किसी चीज़ को अगर हम ये सोचें कि भी ज़्यादा विस्तार से लिखें तो वो नहीं लिखनी है। कहानी का आरंभ आकर्षक और अंत सहज ढंग से होना चाहिए। शब्द सीमा हमारी लिमिटेशन होती है, उसके अंदर शब्द सीमा हमारी निर्धारित होती है 100 से 120 शब्दों के अंदर वो लिखी जानी चाहिए। कहानी से मिलने वाली शिक्षा या संदेश को अवश्य लिखना चाहिए, यानी कि कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो उसके अंदर समाहित हमें करना चाहिए। तो ये हमारी कहानी के लिए थी आवश्यक बातें। अब है बेटा ध्यान रखने वाली बातें। इनके ऊपर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भी एक कथा शिक्षाप्रद हो, अनावश्यक विवरण नहीं करना चाहिए हमें, उसके अंदर पात्रों की संख्या भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो नियंत्रित होनी चाहिए। जितने हम कम पात्र लेंगे उतनी ही हमारी जो कहानी है वो इंटरेस्टिंग होगी, महत्वपूर्ण होगी। उसके बाद है बेटा शीर्षक। लघु कथा का प्रवेश द्वार होता है, तो वो शीर्षक उसके ऊपर ज़रूर लिखना चाहिए। फिर है विषय में नवीनता होनी चाहिए, यानी कि जो विषय है वो हमारा रटा रटाया नहीं होना चाहिए, हमें नए विषयों का उसके अंदर समावेश करना चाहिए। उसके बाद कहता है एक ही घटना पर फोकस होना चाहिए, यानी कि ज़्यादातर हमें जो लघु कथा होती है बेटा एक ही घटना उसके अंदर उठानी चाहिए और कथा का अंत स्पष्ट एवं प्रभावशाली होना चाहिए। तो ये हमारी आवश्यक बातें कहानी लिखने के लिए हैं। नेक्स्ट हमारे कहता है लघु कथा के सोपान, यानी कि चरण, उसमें क्या क्या होते हैं। पहले उसका आरंभ होता है, फिर आरोह है। आरोह मतलब मीन्स बेटा उसको आगे बढ़ाने का तरीका क्या यूज किया आपने। फिर चरम सीमा मतलब मीन्स बेटा उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपने क्या संघर्ष किया। अंतिम समय में हम उसको किस सीमा के ऊपर लेके जा रहे हैं। अंत, फिर उसका अंत हो जाता है, ख़त्म हो जाती है जैसे ही हमें उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। किस उद्देश्य से हम कहानी लिख रहे हैं, वो उद्देश्य को पाने के लिए जो आपने संघर्ष किया वो उसकी चरम सीमा होती है। फिर अंत में हमें उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है और कहानी हमारी ख़त्म हो जाती है। जहाँ हमारा उद्देश्य पूर्ण तो कहानी ख़त्म। उसके बाद कहता है लघु कथा लेखन। अब जैसे मैंने आपको बताया था लघु कथा हमारी 5 नंबर की होती है। 5 नंबर में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है उसके अंदर। 2 नंबर के अंदर आपकी कल्पना शक्ति देखी जाती है, यानी कि आपने उसके अंदर कितने नवीन कंटेंट को उसके अंदर शामिल किया है, ठीक है, कितनी नवीनता के साथ जोड़ा है और कैसे जोड़ा है। उसके बाद है बेटा संवाद, यानी कि बेटा जो विचार हैं, बातचीत, आपसी पात्रों की द्वंद्व भी होता है। संवाद यानी कि उसके अंदर टकराहट भी होती है, मेल मिलाप के भी किस्से होते हैं, वो 1 नंबर के रहते हैं। भाषा आपकी कितनी इंटरेस्टिंग बनाई, उसके अंदर 1 नंबर रहता है। और निरंतरता आपकी होती है कंटिन्यूटी यानी कि बेटा जो आपसी जो वाक्यों का तालमेल है, एक तो वो, एक आप उसको किस क्रम में बढ़ा रही हैं, क्या वो क्रम उसकी सीक्वेंस ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी होती है निरंतरता। तो 5 नंबर की आपकी कहानी रहेगी, जो आपका स्कोर है वो इस टाइप से उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहता है। उसके बाद है परीक्षा में प्रश्न कितने प्रकार से पूछे जाएंगे कहानी के। तो लघु कथा आपकी बेटा 3 प्रकार से पूछी जाती है। फर्स्ट तो एक तो अधूरी कहानी के रूप में, यानी कि अधूरी कहानी आपकी दी हुई होती है, आपने फिर उसको पूरा करना है। सेकंड टाइप इसकी होती है आरंभ और अंतिम पंक्ति के रूप में, यानी कि आरंभ आपको दे दिया, अंत दे दिया, आप बीच में उसको कैसे जोड़ते हैं, आरंभ और अंत को बीच में क्या प्रोसेस रखते हैं। उसके बाद बेटा चित्र प्रदर्शन अथवा चित्र वर्णन, यानी कि कई बार चित्र छाप दिया जाता है, उस चित्र को देख के आपको कहानी बनानी होती है। एक आपका शीर्षक ही दे देते हैं, उस शीर्षक से संबंधित आपको कहानी बनानी पड़ती है, तो वो आपकी होती है लघु कथा। अब परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। फर्स्ट, संकेतों के माध्यम से कहानी, रिक्त स्थानों की पूर्ति की भी कहानी आ जाती है कई बार अधूरी कहानी पूरी करनी आ जाती है, चित्रों के माध्यम से आ सकती है, शीर्षक के माध्यम से कहानी लिखनी आ सकती है, घटना के विवरण के मध्य से कहानी लेखन आ सकता है, ठीक है, जीवन की घटना से संबंधित हो सकती है, यादगार क्षणों को आधार बनाकर कहानी लेखन। तो इस टाइप से आपकी कहानी पेपर के अंदर पूछी जाएगी। अब देखो जैसे हमने फर्स्ट इसके अंदर एग्जाम्पल लिया, संकेत बिंदु दे रखे हैं आपके। एक अंधे और लंगड़े की मित्रता है, गांव में बाढ़ आ जाती है, फिर कहता है गांव के अन्य व्यक्तियों
अन्य व्यक्तियों के पास जाना, अंधे और लंगड़े व्यक्ति का घबराना। फिर उनको एक उपाय सूझता है और एक के पास आंखें तो दूसरे के पास टांगे हैं। लंगड़े का अंधे व्यक्ति के कंधे पर बैठना, लंगड़े व्यक्ति का रास्ता बताते जाना, दोनों का सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना, दोनों ने एक दूसरे को गले लगकर धन्यवाद कहना। तो ये हमारे संकेत बिंदु दे रखे हैं। अब संकेत बिंदुओं को हम आपस में किस कंटेंट के साथ जोड़ेंगे, तो देखिए आपको स्टोरी भी सुनाते हैं इससे। अब कहता है, एक गांव में कबीर नाम का एक लंगड़ा रहता था। एक दिन वह गांव के पास जा रहा था। रास्ते में बहुत पत्थर थे जिससे उसे चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। तो आगे चलकर उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो उसने उसके पास जाकर उसका परिचय पूछा और अपना नाम बताया। तो उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम सूरदास है, मुझे भी पास वाले गांव में ही जाना है, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? तो कबीर ने कहा, देखो सूरदास, मेरे पास एक अच्छी योजना है जिससे हम दोनों का लाभ हो सकता है। क्यों? एक लंगड़ा था, एक अंधा था। देखो मैं लंगड़ा हूँ इसलिए सही से चल नहीं पाता, और तुम अंधे हो इसलिए तुम देख नहीं पाते। तो तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो, तो मैं तुम्हें रास्ता बताता जाऊंगा और तुम उसके ऊपर चलते जाना। इस तरह हम दोनों बिना किसी समस्या के गांव पहुंच जाएंगे। तो सूरदास को कबीर की योजना समझ में आ गई। उसने कबीर को अपने कंधे पर बैठा लिया। दोनों गांव की ओर चल पड़े। तभी कुछ दूर चलने पर कबीर को एक पेड़ के नीचे कुछ दिखाई दिया। तो कबीर ने कहा, सूरदास, उस पेड़ के नीचे रुको, देखो वहाँ कुछ रखा है। दोनों जब पेड़ के नीचे गए तो वहाँ एक गठरी रखी हुई थी। जब उसने गठरी खोली तो देखा सोने के गहने थे उस गठरी में। ठीक है। फिर कहता है, कबीर ने यह बात सूरदास को बताई। तो सूरदास ने कहा, लाओ गठरी मुझे दे दो, इस पर मेरा हक है, क्योंकि मैं ही तो तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ। तो कबीर क्या कहता है, इस पर मेरा हक है। दोनों आपस में लड़ने लगे। कबीर बोला, यदि मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताता तो तुम यहाँ तक कैसे पहुँचते? तो उन दोनों में कोई समझौता करने वाला नहीं था और ना ही दोनों आपसी समझौता करने को तैयार थे। तभी वहाँ एक सज्जन गुजर रहा था। उसने दोनों की बात सुनी, दोनों को समझाया कि इस गठरी पर तुम दोनों का ही अधिकार है, क्योंकि तुम दोनों ने एक दूसरे की सहायता की है, जिसके कारण तो बस तक पहुँचे। इसका धन तुम दोनों को मिलना चाहिए और इस धन के लिए आपस में लड़ना नहीं चाहिए। अपनी मित्रता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि धन तो आनी जानी माया है, परंतु मित्रता जीवन भर काम आती है। ठीक है। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है, सच्चा मित्र धन से अधिक मूल्यवान होता है। ठीक है। शीर्षक जरूर लिखना है लास्ट में कहानी का। नेक्स्ट देखो, अब ये अधूरी कहानी दे रखी है बेटा। क्या है? एक पिता था, उसके 2 पुत्र थे। मरते समय उसने उन्हें एक गाय दी। बड़े भाई ने छोटे भाई को गाय के अगले हिस्से की देखरेख करने की जिम्मेदारी दी। खुद ने गाय का पिछला हिस्सा ले लिया। तो इसने क्या कहानी बनाई? ठीक है। तो ये कहता है बेटा, उसने क्या कहानी बनाई कि भी छोटा भाई गाय को चारा डालता था, बड़ा भाई मज़े से दूध दुह लेता था। क्यों? उसका पिछला हिस्सा था, उसका अगला। इसके अंदर इसकी अधूरी कहानी भी दे रखी है बेटा, वो भी आपने पूरी करनी है। ठीक है। जैसे इसने अधूरी कहानी के लिए कंटेंट लिख दिया। ऊपर एक पिता था, उसके 2 पुत्र थे। मरते समय उसने एक गाय दी। बड़े भाई ने छोटे भाई को गाय के अगले हिस्से की देखरेख करने की जिम्मेदारी दी। खुद गाय का पिछला हिस्सा ले लिया। तो क्या करता? वो तो गाय को चारा डालता और बड़ा भाई उसका दूध दुह लेता। इस तरह छोटे भाई के साथ अन्याय होता रहा। भैया खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। छोटे भाई को सब कुछ समझ में आने लगा। अब उसने गाय को चारा डालना बंद कर दिया। इससे गाय भूखी रहने लगी। तो बड़ा भाई जब भी दूध दुहने जाता तो गाय भूखी होने के कारण गुस्से में उसे मार देती थी। बड़े भाई को अपने छोटे भाई की यह चाल समझ में आ गई। उसने अपने भाई से सुलह कर ली। अब दोनों मिलकर गाय की सेवा करते थे। दोनों बराबर दूध बांट लेते थे। अब उनका जीवन खुशी खुशी बीतने लगा। तो इस तरह छोटे भाई ने अपनी बुद्धि के बल पर न्याय प्राप्त कर लिया था। तो कहानी, हमें अन्याय नहीं सहना चाहिए, न्याय के साथ रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारी अपूर्ण कहानी आती है।
देखो, अपूर्ण कहानी के लिए कंटेंट। बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ में मान सिंह नाम का राजा था। उस राजा के 2 पुत्र थे, अखिल और निखिल। एक बार दोनों राजकुमार जंगल में शिकार करने गए। रास्ते में एक विशाल नदी थी। दोनों राजकुमारों का मन हुआ कि नदी में स्नान किया जाए। यही सोचकर दोनों राजकुमार नदी में नहाने के लिए चल दिए, लेकिन नदी उनकी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा गहरी थी। अखिल तैरते तैरते थोड़ा दूर आगे निकल गया। अभी थोड़ा तैरना शुरू ही किया था कि एक तेज लहर आई और निखिल को दूर तक अपने साथ ले गई। डर से निखिल अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। गहरे पानी में उससे तैरा नहीं जा रहा था। अब वो डूबने लगा। तो फिर क्या कहता है बेटा, देखिए इसकी कैसे उन्होंने स्टोरी को पूरा किया। अपने भाई को बुरी तरह फंसा देख के अखिल जल्दी से नदी से बाहर निकला और एक लकड़ी का बड़ा लठ लिया और अपने भाई निखिल की ओर उछाला। लेकिन दुर्भाग्यवश निखिल इतना दूर था कि लकड़ी का लट्ठा भी उसके हाथ में नहीं आ पा रहा था। इतने में सैनिक वहां पहुंचे और राजकुमार को देखकर सब यही बोलने लगे, अब ये नहीं बच पाएगा, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। यहाँ तक कि अखिल को भी ये एहसास हो चुका था कि अब निखिल नहीं बच सकता। तेज बहाव में बचना नामुमकिन था। यही सोचकर सबने हथियार डाल दिए और कोई बचाव को आगे नहीं आ रहा था। अभी सभी लोग किनारे पर बैठकर निखिल का शोक मना रहे थे कि दूर से एक सन्यासी आते हुए नजर आए। उनके साथ एक नौजवान भी था। तो पास आने पर पता चला कि वह तो निखिल है। लोग खुश हो गए, लेकिन हैरानी से वो सब निखिल से पूछने लगे कि तुम तेज बहाव से कैसे बचे। सन्यासी ने कहा कि आपके इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। ये बालक तेज बहाव से इसीलिए बाहर निकल आया क्योंकि इसे वहाँ से कहने वाला कोई नहीं था कि यहाँ से निकलना असंभव है। इसे हताश करने वाला कोई नहीं था। इसके सामने केवल लकड़ी का लठ था और मन में बचने की एक उम्मीद थी। बस इसीलिए यह बच निकला। ठीक है, तो ये हमारी अधूरी कहानी पूरी करो थी। अब चित्र पर आधारित कहानी। ये चित्र देखो आप कि भाई लड़कियां स्टेज पे नृत्य कर रही हैं, संगीत बज रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है। पहले इसको ध्यान से देखो, उसके बाद आपने स्टोरी बनानी है। तो देखो इसकी स्टोरी क्या बनाई। नेहा की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह विद्यालय के मंच पर अपना नृत्य प्रस्तुत करे। सामने उसके मम्मी पापा, भाई बहन और दादी बैठी हों। आज 2 वर्ष बाद उसकी इच्छा पूरी हुई। दरअसल नेहा अपनी कक्षा की एक साधारण सी बालिका थी। पढ़ने लिखने में भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, परंतु सपना मैडम उसे बहुत पसंद करती थी। वे उसे बहुत प्रोत्साहन भी देती थी, परंतु घरवाले नेहा के प्रति बहुत उदासीन थे। नेहा भारतनाट्यम सीखना चाहती थी, परंतु धन के अभाव के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो यही कारण था उसका मन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नहीं लगता था। वह बहुत उदास और बुझी बुझी रहती थी। सपना मैडम ने एक दिन उसे अपने पास बुलाया और प्यार से पूछा, नेहा तुम्हारा पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। नेहा चुप रही। मैडम ने फिर पूछा। ज़्यादा पूछने पर वह रो पड़ी और उसने अपनी मन की बात मैडम को कह दी। सपना मैडम ने उसके आंसू पोंछे और तुरंत विद्यालय के नृत्य प्रशिक्षक के पास ले गई। अब खाली समय में नेहा सर के पास जाती और नृत्य का जी तोड़ अभ्यास करती। अब नेहा का मन पढ़ाई में भी लगने लगा और कक्षा में भी वह प्रसन्न रहने लगी। उसमें गजब की फुर्ती और चुस्ती आ गई। व्यक्ति यदि मन से प्रसन्न हो तो सभी कामों में उसका मन लगता है। विद्यालय का वार्षिक उत्सव था। उसके नृत्य का आयोजन विशेष रूप से मुख्य अतिथि के सामने रखा गया। नेहा ने जब अपने मम्मी पापा को यह खबर सुनाई तो उन्हें सहसा विश्वास ही नहीं हुआ और आज उसके मम्मी पापा, सभी घर वाले सभागार में बैठे उसका नृत्य देख रहे थे। सबसे आगे की कतार में दादी बैठी थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। नेहा का जोश व शरीर की लचक संगीत के साथ चल रही थी। नृत्य के बाद पूरा हॉल तो तालियों के साथ गूंज उठा और नेहा का सपना पूरा हो गया। तो इस तरह हमने ये कहानी चित्र देखकर लिखी है। अब शीर्षक क्या है कि भाई प्रसन्न मन से किए गए कार्य के अंदर हमें सफलता अवश्य मिलती है। ये शीर्षक निकल गया इसका।
नेक्स्ट कहता है बेटा शीर्षक देते हुए कहानी का निर्माण कीजिए और कहानी के अंत निम्न पंक्ति से कीजिए, अंततः मेरी जीत हुई। ठीक है, अब इसके लिए क्या कहता है देखो, आश्रम में एक दूसरों में खुशी, इसका टाइटल है हमारा कहानी दूसरों में खुशी। तो ये कहता है आश्रम में एक छात्रा ने पूछा, गुरुवर क्या आसानी से खुशी पाई जा सकती है? तो गुरुवर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं कल सुबह सभी विद्यार्थियों के समक्ष दूंगा। तो दूसरे दिन सभी छात्र जब आ गए तो गुरुजी ने कहा, आज हम एक खेल खेलेंगे। बाईं तरफ स्थित कक्ष में कुछ पतंगे रखी हैं, उन पर आपके नाम लिखे हैं। आपको उस कक्ष में जाकर अपने नाम की पतंग लानी है और इस प्रांगण में आकर उड़ाना है। सभी छात्र कमरे में अपने नाम की पतंग को तलाशने में जुट गए। अफरा तफरी में कोई भी अपनी पतंग को साबित नहीं कर पा रहा था। छीना झपटी में पतंगे फट गई। गुरुजी ने कहा, सभी अपनी नाकामी को भूलकर दाईं ओर स्थित कक्ष में जाएं, वहां भी आपके नाम लिखी पतंगे हैं। आपको किसी की भी पतंग लाकर उड़ानी है। सभी कुछ ही क्षणों में पतंग लेकर प्रांगण में आ गए और खुशी से पतंग उड़ाने लगे। तब गुरुजी ने उस शिष्य को कहा, हम खुशी की तलाश इधर उधर करते हैं, जबकि खुशी, हमारी खुशी दूसरों की खुशी में ही होती है। ठीक है, अब एक लघु कथा और है। अगर हमारा मन शांत है तो ईश्वर की उपस्थिति हम खुद ब खुद महसूस करते हैं। ठीक है, तो देखो, एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठकर एक छोटे से दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। तो आधी रात बीत गई। जब वह थक गया तो फूंक मारकर उसने दिया बुझा दिया। लेकिन वह यह देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उसके कमरे में फैल गई। वह आदमी बहुत हैरान था और बाहर देखा कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक कर रखा। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहंकार के बहुत छोटे छोटे दिए जला रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे तब तक मन शांत नहीं होगा। यानी कि बेटा हमें कम बोलना चाहिए, तभी हमारी चिंतन शक्ति काम करती है और हम बाहर की चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। तो ये तभी कहता है मन शांत होगा तभी ईश्वर की उपस्थिति महसूस हो सकती है। ठीक है, तो बेटा ये हमारी कहानी। अब शीर्षक के आधार पर कहानी आपको लिखनी पड़े तो जैसे अजीब आदमी का शीर्षक उसने दे दिया आपको, तो इस पे बनानी है। अब इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। लघु कथा का प्रवेश भारत में अंग्रेजों से हुआ था। हिंदी में सर्वप्रथम लघु कथा रचना सन 1945 में प्रकाशित की गई थी। सर्वप्रथम लघु कथा की प्रकाशित पुस्तक का नाम सदियां बीती हैं और वर्तमान में इस विधा की लोकप्रियता सबसे अधिक हो गई है कि भाई जैसे कोई चीज़ हम स्टोरी के माध्यम से करते हैं तो बच्चों को अच्छे से समझ में भी आ जाती है और वो लंबे समय तक याद भी रहती है, तो इसीलिए ये आजकल ज़्यादा प्रचलन में है। ये आपके लिए टॉपिक छोड़ दिए हमने। ठीक है, लघु कथा प्रस्थान बिंदु दे रखे हैं। अध्यापिका द्वारा राजू को रोज गृह कार्य दिया जाता था, लेकिन राजू ने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन फिर उसके साथ क्या होता है और वो आपने पूरा करना है। नेक्स्ट दे रखा है, शीला को तारे देखने की रुचि थी। वह रोज रात को दूरबीन से आकाश में खगोलीय पिंडों को देखा करती थी। तो एक दिन और एक बार वो क्या देखती है वो आपने पूरा करना है। ठीक है, ये हमारी स्टोरी का टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कहानी समझ में आ गई हो तो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेटा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी परीक्षा में मदद मिल सके। ठीक है, तो बेटा अच्छे से तैयारी करनी है परीक्षा की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।